हेलो एवरीवन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। ये टॉपिक क्लास 11th वालों के लिए है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, वो आज के समय में डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन चेक से होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा होते हैं। तो अब ज़रूरी ये हो जाता है कि उसके लिए अलग से एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको दो पर्सन मेंटेन कर रहे हैं। एक बिज़नेस का अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है और एक बैंक का क्लर्क मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे एरर्स की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। या तो एरर अकाउंटेंट के द्वारा हो जाता है या तो फिर ये एरर क्लर्क के द्वारा हो जाता है। तो इस एरर को आइडेंटिफाई कैसे करें, या किसी भी तरह की गलती, चाहे वो अकाउंटेंट के द्वारा हो चाहे वो बैंक क्लर्क के द्वारा हो, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, उस पर नज़र कैसे रखा जाए, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं इस स्टेटमेंट के बारे में आज डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें, इसके इम्पॉर्टेंस को समझ सकें और किस तरह से एरर्स को रेक्टिफाई किया जाए इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस कर सकें। और इसका थोड़ा सा मैं और आपको गाइड करूंगी कि ये वर्क जो आज हम मैनुअल के बेसिस पे सीख रहे हैं एज ए स्टूडेंट, हाउ इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द टैली सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर पॉपुलर हुआ है टैली सॉफ्टवेयर, उसके बारे में भी मैं अंत में चर्चा करूँगी, इसलिए आप बने रहें। अब मैं पहले बात करूँ ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में समझा जाए तो इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इन बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। बिकॉज इन द कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक एक बनाया जाता है जिसमें एक बैंक कॉलम भी हम मेंटेन करते हैं, और जितने भी रिसिप्ट्स और जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो अकाउंटेंट उसको प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, और एक मंथ के एंड में ये देखता है कि उसका बैंक बैलेंस कितना आ रहा है। और यही वर्क जो आपका रिसिप्ट और पेमेंट आपके बैंक के अकाउंट में हो रहा है, जो कि पासबुक के बुक में मेंटेन हो रहा है, वो बैंक क्लर्क मेंटेन कर रहा है। तो अब ये सेम ट्रांजैक्शंस को जब दो पर्सन मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो बैलेंस में डिफरेंस होने के कारण भी हैं, कॉजेज ऑफ डिफरेंस ही जानना है, इस स्टेटमेंट को बनाने का मेन पर्पस यही है। लेकिन ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस जिस फैक्टर को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके अलावा अगर कोई कॉजेज है, उसके बाद भी अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो वो क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट मी डिस्कस व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिफरेंस। और अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस को कैटेगराइज किया जाए तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक टाइम फैक्टर की वजह से डिफरेंस आता है और दूसरा एरर्स हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ वो टाइम फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से कैश बुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है और पासबुक का बैलेंस कुछ और शो कर रहा है। तो पॉइंट वाइज इसको अगर डिस्कस करें समझते हुए तो बात समझ में आएगी कि इट इज़ ऑल आर द जेन्युइन फैक्टर दैट लीड्स टू मेक डिफरेंसेस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड इन द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस हो, बिजनेस ने किसी से चेक कलेक्ट किया, किसी कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया, तो हम करते क्या है, जैसे ही चेक आता है हम अपने रिसिप्ट्स को प्लस कर देते हैं, रिसिप्ट्स बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम इसको कलेक्शन के लिए डालते हैं तो बैंक टेक्स टाइम टू गेट इट क्रेडिटेड। तो अब ये क्रेडिटेड डेबिटेड वर्ड जो है आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को सुना होगा, जाना होगा, या आप इस कंसेप्ट से फेमिलियर होंगे।
तो अब बात करें कि यहाँ पे बैंक ही, पहले थोड़ा सा और एक ब्रीफ कर दूं कि बैंक बैलेंस जो है फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन मैं आज का वीडियो जो बना रही हूँ वो सिर्फ फेवरेबल बैलेंस पे बना रही हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला वीडियो जब मैं तैयार करूँगी तो वो अनफेवरेबल बैलेंस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम दोनों टॉपिक को मर्ज करेंगे तो ये फिर वही बात होगी, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है जो आप उसको रट लेंगे और उस रूल को आप अप्लाई कर देंगे। इसमें आपको बहुत अलर्ट होना होगा कि हमें यहाँ पे दोनों बुक में को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि किस बुक में क्या किया गया है और दूसरे बुक में उसकी एंट्री हुई है कि नहीं है, उसके हिसाब से हमको इसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो आराम से BRS में एडजस्टमेंट करके पता कर सकता है कि दोनों बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। दिस इज़ व्हाट द ओनली पर्पस टू प्रिपेयर दिस BRS। अब आते हैं, पहला मैंने जो रीज़न स्टार्ट किया था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो आपको जब कोई बिजनेस में कोई कस्टमर चेक देता है तो हम अपने बैंक बैलेंस को, अपने कैश बुक में बैंक बैलेंस को बढ़ा देते हैं, लेकिन बैंक कब बढ़ाएगा? जब वो कलेक्ट होकर आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस डेट को, एज आई सेड इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, तो जिस डेट को हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक बैंक में कोई एंट्री इसकी नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे आप ये देखें कि आपका कैश बुक बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, पासबुक बैलेंस कम दिख रहा है। तो रीज़न क्या है कि अभी आपने जो चेक भेजा है उसका कलेक्शन नहीं आया। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी को चेक इशू किया, तो चेक जब आप इशू करते हो तो क्या होता है, आप अपने बैलेंस को घटा देते हो, कैश बुक में बैलेंस घटा दिया जाता है। लेकिन बैंक कब घटाएगा? जब वो पेमेंट करेगा या फिर जिसको आपने चेक इशू किया है वो कलेक्शन के लिए डालेगा। डिपॉजिट इशूड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एक रीज़न है। तो वो पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो फिर नेचुरल है कि आपका जो कैश बुक बैलेंस है कम दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न है। और जो भी इंटरेस्ट बैंक अलाउ करता है, बैंक जो आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, आपने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की है, इसकी वजह से क्या डिफरेंस दिख रहा है? पासबुक बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, कैश बुक बैलेंस कम दिख रहा है। फिर बात करें जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, आप पढ़ रहे होंगे बिजनेस स्टडीज़ में कि नाउ डेज मल्टीफेरस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड दिस चार्ज सर्टेन देयर सर्विस चार्ज आर देयर। तो ये चार्जेस वो आपके अकाउंट से क्या करता है? डिडक्ट कर लेता है, मतलब डेबिट कर लेता है। अगर अकाउंटिंग भाषा में करें तो डेबिट कर लेता है। तो ये जो चार्जेस आपका डेबिट हो रहा है, तो इसकी वजह से पासबुक बैलेंस कम हो रहा है, कैश बुक बैलेंस एज इट इज़ रह रहा है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि आपने अभी तक कैश बुक में उस चार्जेस की एंट्री नहीं की। उसके बाद बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि डायरेक्टली आप मेरे अकाउंट में पे कर दें। तो डायरेक्ट पेमेंट और डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, तो वो जो डायरेक्ट कलेक्शन हो रहा है जिससे आपका पासबुक बैलेंस बढ़ जा रहा है, कैश बुक बैलेंस कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जा रहा है। या फिर आपने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई डायरेक्ट आप मेरे प्रीमियम पे कर दें, या लैंडलॉर्ड है तो उसको रेंट पे कर दें। तो इन दैट सिचुएशन बैंक से डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, तो वहाँ भी पासबुक बैलेंस घट जा रहा है और आपका कैश बुक बैलेंस कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जितने भी रीजंस मैंने डिस्कस किए ये सब टाइम फैक्टर की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जिस डेट को हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट को एक बुक में एंट्री हुई है, दूसरे बुक में एंट्री नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स को करना क्या है कि एक स्टेटमेंट तैयार करना है, एक पर्टिकुलर डेट को तैयार करना और ये देखना है कि किस बुक में क्या हुआ है और दूसरे बुक में उसका इफेक्ट क्या पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो अब हम बात करें कि अब एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, अभी जो मैंने आपको प्लस माइनस करते हुए समझाया, तो टोटल अगर रीजंस को काउंट करें जो जेन्युइन रीज़न है, और हर एक बिजनेस में इस तरह के कारण होते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है जो उस बुक को मेंटेन कर रहे हैं, सेम बुक को 2 पर्सन मेंटेन कर रहे हैं। तो पहला हुआ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड ऑन पर्टिकुलर डेट और डेट ऑन विच यू आर प्रिपेयरिंग BRS। दूसरा रीज़न हुआ चेक इशूड बट नॉट येट पेड, मीन्स चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट येट
पेड बाय द बैंक, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तीसरा कारण, या फिर आपने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिटेड बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। Bank service charges are charged by the bank, debited in your passbook but not entered in the cash book. Direct collection by the customer on behalf of business by bank, इसकी वजह से पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ा। और नेक्स्ट कारण क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से पासबुक घट गया, कैश बुक नहीं घटा। तो आप ये जो रीज़न्स देख रहे हो ये जेन्युइन रीज़न है। अब इसको, ये रीज़न के अलावा भी अगर डिफरेंसेस आता है, जैसे गलती किस तरह की हो सकती है, मान लीजिए आपने चेक डिपॉजिट किया 10,000 का, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1 लाख, तो 90,000 का डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। या फिर आपने चेक इशू किया 1 लाख का, बैंक ने पेमेंट कर दिया 1,20,000 का या फिर 10,000 का। तो ये जो एक डिजिट के इधर उधर हो जाने से मेजर डिफरेंस आता है, तो हम इजीली इसको ट्रेस आउट कर पाएंगे अगर हम रेगुलर बेसिस पे बीआरएस बनाते हैं। तो किसी भी बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होता है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर दिस बीआरएस for convenience to know or to detect the errors and to know the reason. And sometime bank take too much time for collection, that also you will come to know how much time a bank is taking to collect your check and credit in your account. तो ये जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि this check is maybe misplaced by the bank, तो आप अगर frequent watch कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका जो टाइम allotted था उसके बाद भी चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो you can find out the reason और पता चलता है कि बैंक ने उस चेक को खो दिया। तो इस तरह से अगर आप जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उस पर आप नज़र रख सकते हो और हर चीज़ को जान सकते हो, इसके लिए ये बीआरएस बनाना बहुत ज़रूरी। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बीआरएस कह सकते हो। और ये कब बनता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस विथ योर बैंक। अब आपका अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में वीकली भी बनता है, फोर्टनाइटली भी बनता है और मंथली भी बनता है। तो जिस भी डेट को बनना होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस डेट को आपको बीआरएस बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ फॉर्मेट, उसमें पहले हम कोई भी एक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और दूसरे बैलेंस तक पहुँचेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक से और हमें लाना है बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि दोनों बैलेंस हमें पता है और दोनों के बीच के डिफरेंस को जानना ज़रूरी है कि आखिर ये डिफरेंस सेम क्यों नहीं, सेम बैलेंस क्यों नहीं आ रहा, डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो लेट मी स्टार्ट विद द सेम कॉजेज व्हाट आई डिस्कस इन अ फॉर्मेट। पहला है, मान लीजिए आपने चेक डिपॉजिट किया, तो किया क्या होगा, कैश बुक बैलेंस को बढ़ाया होगा। लेकिन जब पासबुक बैलेंस को लाना है तो कैश बुक में जो प्लस किए हैं, चूँकि पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है तो आप उसको माइनस कर देंगे। फिर मान लीजिए दूसरा कारण देखें, चेक इशू किया आपने, चेक इशू किया तो कैश बुक बैलेंस को लेस किया, लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है तो आपको उसको फिर से वापस प्लस कर देना है। बैंक चार्जेस जो पासबुक में माइनस हुआ है और लाना पासबुक बैलेंस ही है तो आप उसको माइनस कर देंगे। डायरेक्ट कलेक्शन अगर आपके बैंक अकाउंट में हुआ है तो पासबुक बैलेंस बढ़ गया है और लाना भी पासबुक बैलेंस ही है तो आप इसको बढ़ा देंगे। उसी तरह से अगर आपने पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे रखा था, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का या कोई भी पेमेंट को, तो आपका पासबुक बैलेंस घट गया और लाना भी पासबुक बैलेंस है तो आपने उसको घटा दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि जितना भी, और या फिर कोई इंटरेस्ट बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, पासबुक बैलेंस बढ़ गया तो आप बढ़ा देंगे। तो किस लॉजिक पे हम यहाँ काम कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर पासबुक तक आ रहे हैं तो पासबुक में जो भी प्लस माइनस हुआ है वो आपको करना है, लेकिन कैश बुक में जो प्लस किया, चूंकि वो बैंक में एंट्री नहीं हुई तो उसको आपको रिवर्स कर देना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि हम किस बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं और किस बैलेंस तक हमें पहुंचना है। अगर इसी को हम, इस केस को थोड़ा रिवर्स कर दें, मान लीजिए हम बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं और कैश बुक तक आना है, तो देखो क्या होगा, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो प्लस हुआ तो आप प्लस कर दोगे, ठीक है। और अगर इशू किया आपने, चेक इशू किया तो आपने कैश बुक में क्या किया, माइनस किया तो माइनस कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक।
ठीक उसी तरह से बैंक ने आपसे चार्ज किया, बैंक ने सर्विस चार्ज किया, तो बैंक में तो माइनस हुआ लेकिन कैश बुक पे माइनस, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो उसको वापस प्लस कर देंगे। डायरेक्ट कलेक्शन आपके अकाउंट में हुआ, पासबुक बैलेंस बढ़ा लेकिन कैश बुक तो नहीं बढ़ा, तो उसको लेस कर देंगे। डायरेक्ट आपका पेमेंट किया बैंक, वहाँ माइनस हुआ, पासबुक में माइनस हुआ लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, तो आप उसको प्लस कर दोगे। तो आप क्या लॉजिक पे चल रहे हो इसको बहुत ध्यान से समझो और बहुत ईजी वे में समझो कि हम जिस बैलेंस को लाने जा रहे हैं, हमें लाना पासबुक से कैश बुक है, तो कैश बुक में जो भी प्लस माइनस हुआ है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन पासबुक में अगर प्लस हुआ, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ तो लेस कर देंगे। इस लॉजिक को आपको समझ के अपने BRS को तैयार करना है। और इस तरह से आपका, अब आते हैं कि ये जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, जो फैक्टर पर निकल के आ रहा है, यही कारण है, यही रीज़न है जिसकी वजह से पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आता है। और मैंने पहले ही कहा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग BRS, टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। और ये डिफरेंस एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उस डेट में पेमेंट होगा या जैसे ही उस डेट को कलेक्शन आएगा, बैंक चार्जेस की जैसे ही कैश बुक में एंट्री की जाएगी, या फिर कस्टमर ने जो डायरेक्ट पेमेंट किया, डायरेक्ट कलेक्शन हुआ, वो अगर हम अपने कैश बुक में एंट्री कर देंगे, तो एक समय के बाद ये डिफरेंस ख़त्म ज़रूर होगा। लेकिन ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी डिफरेंस में कभी कभी एरर्स हो जाता है। एरर्स जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने चेक कलेक्शन के लिए भेजा 1 लाख का और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए 10,000, इट इज़ अ मेजर डिफरेंस, इट विल शो 90,000, स्टिल फाइंड यू आर नॉट फाइंडिंग द रीज़न वाई दिस 90,000 डिफरेंसेस इज देयर। तो ये सब मेजर एरर्स जो हैं आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे BRS बनाएंगे। तो ये तो बात हुई एज अ स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को BRS कैसे बनाना है, किस लॉजिक पे काम करना है, BRS होता क्या है, कारण क्या क्या हैं डिफरेंसेस के, ये तो मैंने आपको डिस्कस किया। अब थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाएं कि क्या इसी तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आज के प्रेजेंट एरा में BRS बना रहे हैं, तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये काम कितना आसान हो चुका है। और देखिए बहुत कुछ बदल गया है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में आने के बाद। तो अब देखिए आपको फ़र्क क्या दिख रहा है कि ये जो काम, जो प्लस माइनस का जो इशू है हम जो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अब बहुत काम आसान होने वाला है। जैसे ही आप टैली नाम के सॉफ्टवेयर पे इस BRS को बनाओगे, सिर्फ एक फंक्शनल की को प्रेस कर दोगे, F5 का की है, आपने बैंक से स्टेटमेंट मांग लिया, जिस डेट को बैंक ने इसकी एंट्री करी, आप सिर्फ वो डेट डालते जाते हो, आपके डिफरेंसेस ख़त्म होते जाते हैं। अगर आपने दोनों के डेट को एंटर कर दिया, उसके बाद डिफरेंस आ रहा है, या डेट जिसका आपने अभी तक एंटर नहीं किया है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ईजिली पता चल जाता है कि हमारा BRS जो है अप टू डेट हो गया। तो नो नीड टू ऐड, देन लेस, देन लेस, देन ऐड। तो ये सब काम बहुत आसान हुआ है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, एंड इवन एट लास्ट तक स्टूडेंट को हमेशा इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न रहता है। तो मेरी एक कोशिश है कि आप इस वीडियो को सुने और आपको जिस रूल को, जिस कंसेप्ट को आपको मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप उसको समझें और उस पर प्रैक्टिस करें। और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आऊँगी, अनफेवरेबल पे बात करूँगी। अगर इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो अगला कंसेप्ट आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला जितना भी कोई एपिसोड मैं आपके लिए तैयार करूँ आप तक पहुँच सके और आप इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।